सीहो जुनहो एक सुपर टीम का हिस्सा है जो मॉन्स्टर्स और फीन्स को खत्म करते हैं। वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसे हमेशा ग्रेटेस्ट प्लेयर के रूप में याद किया जाता है। अब तक कोई भी उसकी लेगेसी को पार नहीं कर पाई है। एक दिन जुनहो और उसके दोस्तों ने फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के लिए एक मिशन पर जाने का फैसला किया, लेकिन वो सब फ्रीज हो गए और क्रायोजेनिक स्लम्बर में चले गए। 25 साल बाद हमारा हीरो अपनी आइसी नींद से जागता है, पर दुनिया अब उसे ज्यादा पीसफुल लगती है जितनी पहले थी। जब वो अपने पुराने दोस्त, जो अब प्लेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उससे मिलता है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है। एक नई ईवल उभरी है, पर इस बार वो ह्यूमंस हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को फीन्स कहते हैं। अब एक नए प्रोफाइल के साथ सीहो जुनहो को नए अलायंस का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो फीन्स को हरा सके और अपनी टीम को अंटार्कटिका के ठंडे प्रिजन से आजाद कर सके। अपने मिशन पर वो एक फ्रीजिंग थ्रोन रूम में पहुंचता है और सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि वो फ्रॉस्ट क्वीन के सामने है। फ्रॉस्ट क्वीन एक आई सूट पहनी हुई है, व्हाइट हेयर वाली लड़की जो मास्क पहने हुई है। वो मुस्कुरा के उसका मजाक उड़ाती है, पूछती है कि दोस्तों को डेथ ट्रैप में छोड़कर यहाँ आने पे कैसा लग रहा है। स्पेक्टर यानी जुनहो, जो मास्क पहने हुए और ब्राउन हेयर के साथ है, चिट चैट में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है उसके दोस्त आसानी से नहीं हारेंगे और आइस एज का ये सीक्वल भी तभी खत्म होगा जब वो उसके प्लान्स डिस्ट्रॉय कर देगा। फ्रॉस्ट क्वीन हंसकर उसका मजाक बनाती है और कहती है कि वो कुछ नहीं समझ रहा जो इस दुनिया में चल रहा है। स्पेक्टर अपनी तलवार और डार्क ऑरा के साथ तैयार होता है और कहता है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, आज के आज उसे खत्म कर देगा। फ्रॉस्ट क्वीन अपनी आइसी स्वॉर्ड निकालती है और फाइट शुरू होती है। दोनों के अटैक के इंटेंसिटी से थ्रोन रूम का फर्श क्रैक हो जाता है। ब्लू और पर्पल बीम्स टकरा रही होती है। फ्रॉस्ट क्वीन कहते हुए मजा ले रही होती है, आइसी चिदोरी जैसी एनर्जी बनती है, पर स्पेक्टर सीरियस है। वो क्वीन के अटैक को डॉज करता है और जल्दी एक पावरफुल अटैक करके उसे फिनिश कर देता है। क्वीन जमीन पर गिरती है और कहती है उसे मजा आया, पर स्पेक्टर कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगा। अचानक से एक ब्राइट लाइट उसके बॉडी से निकलती है और स्पेक्टर शॉक हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि वो उसकी पावर एब्जॉर्ब कर रही है। स्पेक्टर का बॉडी आइस से कवर होने लगता है, उसका मास्क भी। सिस्टम बताता है कि वो हाइबरनेशन में जा रहा है, फ्रॉस्ट क्वीन के कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सीन कट होता है 76 आवर पहले, रात के टाइम साउथ पोल पर। फ्रॉस्ट क्वीन का नेस्ट और लास्ट इंजन देखते हैं। एक टैटूड बफ गाय कूली गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है, चिल्लाकर कहता है कि सब मरने वाले हैं। सिस्टम बताता है कि सिर्फ एक बंदा है जो ऊपर जा सकता है। टीम के मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। ब्लू हेयर वाली लड़की स्काया कहती है कि स्पेक्टर को जाना चाहिए। सब एग्री करते हैं, चाहे कूली ऐसा नहीं चाहता। स्पेक्टर टीम से पूछता है कि क्या उन्हें यकीन है। हैट पहने गाय मजाक करता है कि अगर स्पेक्टर हारा तो रिग्रेट करेंगे, पर अभी उन्हें उस पर भरोसा है। फास्ट फॉरवर्ड 25 साल बाद 2024 में एक प्रेजेंटेशन के दौरान होस्ट बताता है कि कैसे दुनिया मॉन्स्टर्स की वजह से खराब थी, पर 5 ब्रेव लोग साउथ पोल गए थे फ्रॉस्ट क्वीन का सामना करने। होस्ट स्टेज पर उन्हें हाइप्ड अप कर रहा होता है और कहता है कि फ्रॉस्ट क्वीन ने सिर्फ एक वेव से पैसिफिक ओशन को फ्रीज कर दिया था। पूरा क्राउड शॉक हो गया और एक बच्चा ऑडियंस में चिल्लाता है कि ये तो नेस्ट अटैक टीम के बारे में है। होस्ट प्राउडली कंफर्म करता है, कहता है कि 5 हीरोज ने कुछ लेजेंडरी अचीव किया और उस बच्चे को स्मार्ट बोलता है। लेकिन फिर चीजें क्रीपी होने लगती है। स्टेज पर 5 आइस स्टैचूज डिस्प्ले होती हैं जो हीरोज की हैं और अचानक एक स्टैचू क्रैक करना शुरू करता है। बच्चा इसे नोटिस करता है, लेकिन होस्ट इसे इग्नोर करता है और कहता है कि आइस स्टैचूज बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रैक्स स्प्रेड होते रहते हैं और सब कुछ समझने से पहले एक फिगर के आइस श्रैड्स उड़ जाते हैं। जुनहो आइस से गिरता है, कांपते हुए मुश्किल से खड़ा होता है। सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने फ्रॉस्ट क्वीन का कोर 100% एब्जॉर्ब कर लिया है और नए फ्रीजिंग पावर्स दिए हैं। जुनहो फ्रीजिंग कोल्ड स्टेट में उठता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। लोग उसके पास रश करते हैं और स्क्रीन पर एक आदमी की तस्वीर आती है हेडलाइंस के साथ, स्पेक्टर द लेजेंड जो 25 साल बाद उठा है।
हॉस्पिटल पजामास पहने जुनहो एक बेड पर बैठा होता है। वीक लग रहा होता है। वो अपना हाथ बंद करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फ्रोजन रहने के बाद उसका बॉडी शेकी है। वो डिसबिलीफ में अपने हाथ को देखता है और सोचता है क्या सच में 25 साल बीत गए हैं। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। डॉक्टर्स दिखते हैं और बताते हैं कि प्लेयर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उससे मिलने आ रहा है। इरिटेटेड जुनहो पूछता है कि क्या वो उसे जानता है, अगर नहीं तो उसे भेजने के लिए कहना, क्योंकि उसे डिस्टर्ब होना पसंद नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट हमेशा उसे क्लोज फ्रेंड कहते हैं। जुनहो अपने चिन को टच करते हुए सोचता है कौन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उसके फ्रेंड्स कहलाते हैं। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और डिसाइड करता है कि मीटिंग में ही पता चलेगा। विंडो के बाहर देखता है रूफ टॉप और बादलों को और सोचता है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। ये वही सेफ जगह है जिसके लिए उसने और उसके दोस्तों ने काम किया था, पर अब वो ग्लूमी फील करता है। सोचता है अब क्या करेगा, क्योंकि वो सिर्फ लड़ना जानता है। क्या इसका मतलब है कि उसका काम खत्म हो गया? वो अपना मास्क टच करके डिसाइड करता है कि अब उसे छुपने की जरूरत नहीं। मास्क उतारता है, अपना फेस दिखाता है। डॉक्टर शॉक्ड होते हैं और पूछते हैं क्यों, तो वो स्माइल करके कहता है अब ये दुनिया सेफ है, हीरोज की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स थोड़ा अनश्योर लगते हैं और तभी एक आदमी सूट पहने 2 गार्ड्स के साथ अंदर आता है और कहता है कि वो सब एक्सप्लेन करेगा। जुनहो उसे देख के सरप्राइज्ड होता है। वो डियोक गो है। डॉक्टर हंसती है कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट नेम से बुलाना काफी इनफॉर्मल है। प्रेसिडेंट कहता है कि वो हीरो के साथ प्राइवेट बात करना चाहता है। जुनहो टीजिंगली उसके हेयरलाइन का मजाक उड़ाता है। कहता है कि उसने हमेशा कहा था कि उसे वी शेप्ड वर्टेक्स आएगा, लेकिन डियोक गो सीरियस हो जाता है और जुनहो पूछता है कि डॉक्टर्स वरीड क्यों लग रहे हैं। डियोक गो साई करते हुए एक्सप्लेन करता है कि 25 साल पहले जब उन्होंने फ्रॉस्ट क्वीन को हराया, सबने सोचा कि सब खत्म हो गया। सिस्टम ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक सिस्टम ने अनाउंस किया एक इंटरडायमेंशनल एलिवेटर का, जो पैसिफिक में अनलॉक हुआ था। एक सेकंड फ्लोर अनलॉक हो गया था। जुनहो शॉक्ड होता है और पूछता है कि 25 सालों में वो कितना प्रोग्रेस कर पाए। डियोक गो हेजिटेट करता है और बताता है कि अब तक सिर्फ 2 फ्लोर्स क्लियर हुए हैं। जुनहो फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है इतने सालों बाद भी हम यहीं अटके हुए हैं। डियोक गो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जुनहो उसके एक्सक्यूजेस से खुश नहीं होता। फिर डियोक गो बताता है कि 3rd फ्लोर एक वॉल्केनिक जोन है जिससे डील करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें फ्रॉस्ट क्वीन का कोर चाहिए था। प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी नहीं मिला। जुनहो सोचता है कि वो कोर उसके पास है, लेकिन अभी रिवील नहीं करता। डियोक गो उसे फूड खाने को सजेस्ट करता है, पर जुनहो मना कर देता है और सियोल हिस्ट्री म्यूजियम जाता है, जहां 5 स्लीपिंग हीरोज का एग्जिबिट है। जर्नलिस्ट को अवॉइड करते हुए वो स्टैचूज के सामने बैठता है और गिल्टी फील करता है कि कितनी देर हो गई। स्टैचूज को देखता है और बोलता है कि दुनिया कितनी बदल गई है, ये वही सेफ जगह है जिसके लिए सबने सपना देखा था। एक ड्रिंक पोर करके अपने फ्रोजन दोस्तों के लिए ऑफर करता है। खुद एक सिप लेते हुए मुस्कुराता है और पूछता है क्या उन्हें भी ये ड्रिंक इतनी ही मीठी लग रही है। वहाँ स्टैचूज पर डस्ट नोटिस करके उसे साफ करना शुरू करता है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, फ्रीज स्किल लेवल्ड अप, अब आइस एलाइज से हटाए जा सकते हैं। जुनहो शॉक्ड होता है और सोचता है क्या वो अभी भी जिंदा है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अनश्योर होता है कि अब क्या करे। सिस्टम विंडो एबिलिटीज दिखाता है, फ्रीज गार्जियन ऑफ डार्कनेस, नाइट हंटर, हीरोइक कंपोजर, वेपन मास्टरी, इंट्यूशन। लेकिन स्टैट दिखाते हैं कि वो पहले के मुकाबले बहुत कमजोर है। सिस्टम कहता है कि लेवल बढ़ाने पर वो एबिलिटीज वापस आएंगी। जुनहो सोचता है कि फ्रीज स्किल उसके फुल पावर अनलॉक करने की है। स्किल रेटिंग X है, जो उसके लिए सरप्राइजिंग है। डियोक गो कहता है कि लेवल S हाईएस्ट है, पर शायद वो पहला है जो X रैंक तक पहुंचा है। सिस्टम विंडो एक टाइटल दिखाता है, द वन हु ओपन्स द स्प्रिंग, जो उसकी मैजिक रिकवरी स्पीड को 500% बूस्ट करता है। जुनहो समझता है कि फ्रॉस्ट क्वीन को हराने के बाद उसने ये टाइटल अर्न किया होगा। सिस्टम कहता है कि हर बार एलिवेटर फ्लोर्स असेंड करने पर उसके स्टैट्स 3 पॉइंट्स से बढ़ते हैं।
वो इमेजिन करता है कि एक ऊंची सी टावर जो बादलों तक पहुंचती है और समझता है कि फ्लोर्स चढ़ने से वो अपने पुराने सेल्फ तक वापस जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोचने लगता है कि वो फ्रॉस्ट क्वीन की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। जुनहो अपना हाथ बढ़ाता है, सोचता है कि वो बर्फ को पिघलाकर अपने दोस्तों को बचा सकता है। वो एक फ्रोजन फिगर को टच करता है और हल्का सा पंच करता है। गुस्से में कहता है कि बस थोड़ी देर और रुकने का। वो वादा करता है कि वो उन्हें जल्दी बचा लेगा। अचानक हॉस्पिटल से एक जोर की चीख आती है जो जुनहो के ख्यालों को तोड़ देती है। सूप का बोल पकड़े वो ऊपर देखकर आवाज से हैरान हो जाता है। डियोगो उसके पास है जो क्लियरली इस इंटरप्शन से परेशान है। एक लड़का उनके पास बैठकर कहता है कि 25 साल पहले डियोगो रिटायरमेंट की बात करते नहीं थकते थे। डियोगो अपने बाल सेट करते हुए कहता है कि अब एक्शन में वापस आना बेस्ट आइडिया है। जुनहो पूछता है कि वो इसके अगेंस्ट क्यों है और डियोगो समझाता है कि जुनहो को ठीक से रेस्ट लेना चाहिए पहले। तब जुनहो को फिन्स याद आते हैं, वो प्लेयर्स जो अपनी पावर्स सेल्फिश रीजंस के लिए मिसयूज करते हैं। उसके दिमाग में एक ग्रुप लोग दिखते हैं जो डार्क क्लोक्स पहने हुए हैं। कुछ चाकू से अटैक करते हैं और कुछ टेररिज्म और मर्डर जैसे क्राइम्स में शामिल है। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग से गुजरता है, एक जोर का एक्सप्लोजन बिल्डिंग को हिला देता है। डियोगो टेंस होकर बैठ जाता है और सोचता है कि क्या फिन्स वापस आ गए हैं। जुनहो सोचता है कि फिन्स उसके प्रेजेंस में कुछ नहीं करेंगे, पर डियोगो कंफर्म करता है कि वाकई ये वही है। जुनहो को वो क्लोक्ड फिगर दिखते हैं और वो सोचता है कि इंटरडायमेंशनल एलिवेटर के दूसरे फ्लोर के बाद ना तो सर्विलियंस कैमरास हैं और ना ही सैटेलाइट जो उन्हें ट्रैक कर सके। फिन्स सब इतने बोल्ड हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जब जुनहो खा रहा होता है, डियोगो बताता है कि वापस आना कितना डेंजरस होगा। वो सजेस्ट करता है कि जुनहो को स्पेक्टर नाम छोड़कर अपनी असली नाम से आना चाहिए अगर वो सीरियसली कम बैक करना चाहता है। जब जुनहो पूछता है कि क्यों, तो डियोगो समझाता है कि स्पेक्टर नाम अनवांटेड अटेंशन ला सकता है, खासकर दुश्मनों से। जुनहो फोकस करता है अपने एक गोल पर, एलिवेटर के 10th फ्लोर तक पहुंचना। डियोगो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि अचानक से वो इतनी ऊपर क्यों जाना चाहता है। जुनहो बताता है कि 3rd फ्लोर एक वोल्केनिक जोन की तरह है और वो अब तक उसे क्रॉस नहीं कर पाए हैं। डियोगो खुशी से खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या जुनहो के पास कोई सोल्यूशन है। जुनहो कामली कहता है कि उन्हें फ्रॉस्ट क्वीन का कोर चाहिए जो वोल्केनो को कूल डाउन कर सके। फिर कैजुअली स्पून को रखते हुए बताता है कि उसने कोर को ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है। डियोगो डिसबिलीफ में चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में कोर को एब्जॉर्ब कर लिया है। जुनहो समझाता है कि वो इंटेंशन से नहीं हुआ। फियोना और केक के बॉस बैटल के बाद कोर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। डियोगो पैनिक में जुनहो को पकड़ता है और उसकी हेल्थ के लिए चिंता करता है। जुनहो अपनी गर्दन मलते हुए रीअश्योर करता है कि उसने फ्रीजिंग एबिलिटी इसी वजह से गेन की है। डियोगो समझता है कि जुनहो इस पावर से 3rd फ्लोर को कूल डाउन कर सकता है। डियोगो दोस्तों का जिक्र करता है और पूछता है कि क्या ये उसके वापस आने की वजह से है। जुनहो मना करता है। फिर साइलेंस होती है और डियोगो अपनी घड़ी चेक करता है। याद आता है कि डॉक्टर से डील करना है जिन्होंने जुनहो का फेस देखा था। ये कम से कम वो जुनहो के लिए कर सकता है। जुनहो खुश होकर ताली बजाता है और डियोगो को बेस्ट कहता है। बेड पर रिलैक्स करते हुए जुनहो बताता है कि उसका लेवल रीसेट हो गया है और सारे स्टैट्स रिड्यूस हो गए हैं। डियोगो उसका स्टेटस स्क्रीन चेक करके कंफर्म करता है। बातें करते हुए जुनहो कैजुअली पूछता है कि क्या डियोगो एक नई प्लेयर लाइसेंस अरेंज कर सकता है। डियोगो समझाता है कि गिल्ड्स अब प्लेयर एसोसिएशन से ज्यादा पावरफुल हैं और लाइसेंस के लिए अब इन पर्सन एग्जाम देने होते हैं। कार्ड दिखाते हुए वो नए सिस्टम के बारे में बताता है। जुनहो टायर्ड होकर लीन करता है और सोचता है कि अब चीजें कितनी बदल चुकी हैं। वो सोचता है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। खड़े होते ही वो एग्जाम के लिए एक्साइटेड होता है। अगली सुबह प्लेयर्स एसोसिएशन बिल्डिंग में लाइसेंस एग्जाम का टाइम होता है। जुनहो क्राउड हॉल में चलता है, अपना टिकट देखता है, सीरियल नंबर 75। वो इधर उधर देखता है और सोचता है कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए कितना पैसा लगा। हॉल का एटमॉस्फेयर लेड बैक है। पार्टिसिपेंट्स अपनी टर्न का इंतजार करते हैं। वो एक सीट लेता है और सोचता है कि टाइम पास करने के लिए अभी वक्त है। ब्लैक फ्लैशेस के साथ
वो नियर बाय कन्वर्सेशंस ईव्सड्रॉप करता है, अपने डार्क गार्ड स्किल का यूज करके अपनी हियरिंग शार्प करता है। पर्पल वर्ड्स उसके दिमाग में आने लगते हैं जब वो सुनता है कि किसी ने सेकंड फ्लोर के एंशिएंट डंजन को कॉन्कर कर लिया है और आज के एग्जामिनर डियोग गो है जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। कोई नियर बाय कहता है कि ये उनका चौथा अटेम्प्ट है एग्जाम क्लियर करने का। कामली जुनहो ब्राइट ब्लू स्क्रीन को ऑब्जर्व करता है जो अनाउंस करता है कि कैंडिडेट नंबर 1 की टर्न है। स्क्रीन पर एक रूम दिखाई देता है जहां एक लड़का पोल के साथ खड़ा होता है और काउंटडाउन के साथ मॉन्स्टर्स पॉप आउट होते हैं। एक पार्टिसिपेंट कहता है कि फर्स्ट कैंडिडेट का फाइटिंग स्पिरिट इम्प्रेसिव है। पोल को स्विंग करते हुए वो मॉन्स्टर्स को पुश करता है और क्राउड इम्प्रेस लगता है। लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है कैंडिडेट डाउट करने लगता है। जुनहो सोचता है कि एक स्पीयर यहाँ परफेक्ट होता, लेकिन वो साई करते हुए समझता है कि वाइल्ड स्विंगिंग मदद नहीं करेगी। जल्द ही फर्स्ट कैंडिडेट नॉकआउट हो जाता है और उसकी फेलियर अनाउंस होती है। हॉल का टेंशन बढ़ता है जब जुनहो अपनी टर्न के लिए रेडी होता है। आखिरकार उसका नंबर बुलाया जाता है 75। ग्लास के पीछे एक आदमी कहता है कि सिर्फ 4 कैंडिडेट्स और बचे हैं। 2 एग्जामिनर्स कंप्लेन करते हैं कि अब तक किसी भी पार्टिसिपेंट ने बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की है। डियोग गो कहता है कि स्पीड अप करे और अगले कैंडिडेट को बुलाएं। जुनहो अंदर चला जाता है। एग्जामिनर्स के सरप्राइज रिएक्शन को फेस करते हुए एक एग्जामिनर ड्रेड लॉक्स के साथ पूछता है कि वो कौन है। जुनहो के वेपन्स स्वॉर्ड, बो, थ्रोइंग नाइफ्स और स्पीयर देखते हुए इंट्रूग्ड लगता है। एक आदमी जो वेस्ट पहने हैं अपने हाथ क्रॉस करके जुनहो के स्लिम बिल्ड पर कमेंट करता है, जबकि सूट पहने आदमी कहता है कि शायद वो बस एक और स्पेक्टर इमिटेटर होगा। डियोग गो जो ध्यान से देख रहा है, ये अम्यूजिंग लगता है कि जुनहो कितनी मेहनत कर रहा है स्टैंड आउट करने के लिए। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो रेडी है, जुनहो कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है। एग्जाम शुरू होता है और एक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ्स उसके आसपास मटेरियलाइज हो जाता है। सिस्टम उन्हें स्मॉल और वीक टैग करता है। जुनहो पुरानी लड़ाई याद करके स्माइल करता है और अटैक करने के लिए बुलाता है। ग्रीन ड्वार्फ्स उसकी तरफ दौड़ते हैं पर वो तेजी से उन्हें गिरा देता है और ब्लू पिक्सेल्स बिखरते हैं। जल्द ही उसे समझ आता है कि अगर वो सिर्फ ड्रॉप्स मारते रहेगा तो और ज्यादा स्पॉन होंगे, इसीलिए उसे एक प्लान बनाना होगा। वो अपने फिंगर्स के बीच से कई ब्लेड्स निकालता है और ड्रॉप्स पर प्रिसीजन के साथ थ्रो करता है। फेम्ड आर्कर से लिए आर्करी लेसन्स याद करके वो एक बो उठाता है और एरोस फायर करता है। एक साथ कई एनिमीज को हिट करता है। अपने दोस्त गिलबर्ट के स्टांस को मिमिक करता है और एक सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है। ड्रॉप्स चार्ज करते रहते हैं और जुनहो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। क्लीन और कैलकुलेटेड स्ट्राइक से ड्रॉप्स को गिराता है। फ्लोर पर ब्लेड के मार्क्स छोड़ते हुए वो और ड्रॉप्स को खत्म कर देता है। आखिर में अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि कैंडिडेट नंबर 75 पास कर गया। एक अकेली और अब खाली रूम में खड़ा जुनहो फाइट को याद करता है, अपने मसल्स में स्ट्रेन फील करता है और रियलाइज करता है कि उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होगी। एग्जामिनर्स के पास एक एग्जामिनर उसके इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस पर बात करता है। दूसरा एग्जामिनर एग्री करता है कि उसने एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया है। एक लड़की ग्रुप में बोलती है कि वो बस एक स्पेक्टर कॉपीकैट नहीं है, उसके स्पेयर, बो और स्वॉर्ड के स्किल्स उसे अलग बनाते हैं। एक ड्रेड लॉक वाले आदमी उसकी रिमार्केबल कॉम्बैट एबिलिटीज पर बात करते हैं, जबकि एक और एग्जामिनर स्केप्टिकल है उसके ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना वर्थ होगा या नहीं। लड़की कहती है कि उन्हें रैश डिसीजंस लेना अवॉइड करना चाहिए और जुनहो को लाना है या नहीं सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। डियोग गो जो कप सिप कर रहा है कॉन्फिडेंटली फील करता है कि जुनहो प्लेयर्स एसोसिएशन में फिट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपना कप रखता है उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने जुनहो की प्रोफाइल फैब्रिकेट की है। इन्फो विंडो पॉपअप होता है जो दिखाता है कि जुनहो एग्जाम्स पास कर चुका है पर और कुछ फिल नहीं किया गया। 2 दिन बाद डियोग गो जुनहो को काउच पर रिलैक्स करते हुए देखता है जो चिप्स खा रहा है और किसी स्टूपिड नॉवल पर हंस रहा है। ये देखना फनी है क्योंकि जुनहो वो टॉप प्लेयर है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं और फिर भी वो यहाँ गूफिंग अराउंड कर रहा है। डियोग गो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर में जुनहो का अटेंशन लेने की कोशिश करता है। वो एक स्माइल के साथ पूछता है कि जुनहो क्या पढ़ रहा है।
पता चलता है कि वो एक कहानी पढ़ रहा है एक प्रीस्ट के बारे में जो हीलिंग के बजाय बैटल्स लड़ रहा है। डियोगो डिसबिलीफ में उसकी बुक चॉइस पर क्वेश्चन करता है। फिर वो बैठकर जुनहो को बोलता है कि बुक छोड़ो और जो इन्फो उसने निकाली है उसे चेक करो। जुनहो ग्लोइंग विंडो के थ्रू फ्लिप करता है। डियोगो पूछता है कि वो उन गेट्स में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है जो अभी तक कोई कॉन्कर नहीं कर पाया। क्या वो सच में वहां जाने का प्लान कर रहा है। जुनहो एक ब्लू विंडो ओपन करता है जो दिखाता है कि उन गेट्स को क्लियर करने में अब तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स के बारे में सोचता है और उन प्लेयर्स के बारे में जो गेट्स में गए हैं और वापस नहीं आए। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि सिर्फ न्यूबीज को एंट्री अलाउड है और डियोगो वार्न करता है कि ये बहुत रिस्की है क्योंकि हाई लेवल प्लेयर्स मदद नहीं कर सकते। दोनों एंट्री रूल्स चेक करते हैं जो दिखाते हैं कि ये डंजन्स किसी भी नए प्लेयर्स को खा जाते हैं। डियोगो बिलीव नहीं कर पाता कि जुनहो अभी के लेवल पे ये डंजन्स लेना चाहता है, लेकिन हीरो उसे रिअश्योर करता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। ये गेट्स एसोसिएशन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है और जुनहो एक आवर ग्लास के ऊपर एक गोल्ड पाइल इमेजिन करता है। सोचता है कि रिवॉर्ड्स ह्यूज होंगे अगर उसने ये कॉन्कर कर लिया। डियोगो पूछता है कि क्या ये उसका फास्ट लेवल अप करने का प्लान है। जुनहो कंफर्म करता है। प्रेसिडेंट एग्जॉस्टेड लगता है और उसे याद दिलाता है कि वो बस अभी मर के वापस आया है। क्या वो परमानेंटली मरने का सेफर वे नहीं ढूंढ सकता। जुनहो कहता है कि उसे अपने फ्रेंड्स को रेस्क्यू करना है जो आइस प्रिजन में ट्रैप्ड हैं। वो कहता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए यही करते तो उसे कम से कम ट्राई करना चाहिए। प्रेसिडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है पर हीरो के पास अपने रीजंस हैं। उसे जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि फीन्स का सामना कर सके। डियोगो चुप हो जाता है। सोचता है शायद उसने समझा नहीं कि जुनहो कितना प्रेशर फील कर रहा है आने वाली बैटल्स को लेकर। डियोगो को पता है कि फीन्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पर वो जुनहो को ये बताना अवॉइड करता है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। फिर वो गेट्स की इन्फो चेक करता है। ब्लू सिस्टम विंडो दिखाता है कि ये गेट्स 7 साल से हैं और अब तक 142 प्लेयर्स जो ट्राई करने गए सब मॉन्स्टर्स के लिए एक फुल कोर्स मील बन गए। डियोगो डिटेल्स के थ्रू जाता है। ये कर्स ऑफ डाउन डंजन सिर्फ लेवल 1 प्लेयर्स के लिए हैं और एक टीम कैप 10 मेंबर्स का है। गोल बस इतना है कि उन्हें सुबह तक जिंदा रहना है। सिंपल लगता है ना? पर एक प्रॉब्लम है। इसने ग्रेव फॉर बिगिनर्स का निकनेम कमा लिया है। अब समझ में आ जाएगा क्यों। जुनहो एंट्री रिक्वायरमेंट पढ़ता है और सोचता है कि ये डुएबल लग रहे हैं। उसकी वॉच लाइट अप होती है एक नोटिफिकेशन के साथ कि उसका डिपॉजिट आ गया है। डियोगो पॉइंट आउट करता है कि अब जुनहो ऑफिशियली अगले 1 साल के लिए एसोसिएशन के लिए काम करेगा। जुनहो सरप्राइज्ड होता है और पूछता है इसका मतलब क्या है। तभी एक मास्क फिगर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब वो जुनहो का लॉयल साइड किक है। काउच पर लेटे हुए जुनहो पूछता है कि एसोसिएशन में वो कहाँ रहेगा। डियोगो कहता है कि प्लेयर्स के लिए एक बिल्डिंग है और सजेस्ट करता है कि वो एक रूम ले सकता है अच्छी व्यू के साथ। डियोगो एक बॉक्स पकड़े हुए कहता है कि अगर चीजें सही रही तो जुनहो एक पूरा फ्लोर ले सकता है। क्यूरियस जुनहो बॉक्स के अंदर झांकता है और अपनी नई यूनिफॉर्म निकालता है, एक फ्लेक्सिबल ब्लैक जैकेट। जुनहो यूनिफॉर्म की क्वालिटी से सरप्राइज होता है और पूछता है कि ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। डियोगो प्राउडली कहता है कि ये फेमस क्वान नोया के काम का है। जुनहो स्टर्न्ड होता है। सोचता है कि क्या वो ओल्ड मैन अब भी जिंदा है। डियोगो कहता है कि नोया 98 का होने वाला है पर उसका ग्रैंडसन शॉप चला रहा है। जुनहो सोचता है कि एक विजिट करना अच्छा होगा पर डियोगो वार्न करता है कि लो की रहना। जब जुनहो पूछता है क्यों तो डियोगो कहता है कि फीन्स शायद देख रहे होंगे और नोया को विजिट करना उसके लिए सस्पिशियस हो सकता है। जुनहो के शोल्डर पर हाथ रखकर डियोगो कहता है कि उसने स्टाफ के साथ उनकी सिचुएशन शेयर कर ली है और अब जुनहो को बस स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। जुनहो यूनिफॉर्म के लिए ग्रेटफुल फील करता है और सोचता है कि कौन से वेपन्स यूज करे। डियोगो उससे कहता है कि वो एसोसिएशन के स्टॉक पाइल से कुछ पिक कर सकता है पर वार्न करता है कि वो नोया के काम के बराबर नहीं होंगे। अपनी नई ब्लैक यूनिफॉर्म में रेडी जुनहो सोचता है कि अपना डंजन रन कब स्टार्ट करेगा। वो तुरंत शुरू करने का प्लान करता है पर डिसाइड करता है कि प्रैक्टिस कर लेना बेटर होगा। एग्जाम पास करने के बाद ऑलरेडी वॉर्न आउट फील करते हुए वो एडमिट करता है कि मॉन्स्टर्स और फीन्स का सामना करने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है।
डियोगो पूछता है कि उसे कितने दिन चाहिए। जुनहो सोचता है कि 1 महीना ज्यादा होगा, पर डियोग इंसिस्ट करता है कि 10 दिन काफी होंगे। 10 दिन बाद जुनहो यांगयांग प्रोविजंस में ग्लोइंग ब्लू पोर्टल के पास खड़ा है। वो स्माइल करता है, बिल्कुल रेडी कर्स ऑफ डाउन गेट का सामना करने के लिए, और प्लान करता है मॉर्निंग तक सर्वाइव करने का। जुनहो एक पुरानी सिमेट्री के बीच में खड़ा है, हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ, हेविली ब्रीदिंग करते हुए। स्ट्रेंज तरह से वो यहाँ काफी एट ईज फील करता है। क्रुक्ड टॉम स्टोन्स देखते हुए वो सोचता है कि शायद वो सच में अपना दिमाग खो रहा है अगर उसे ये जगह कंफर्टिंग लग रही है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो कर्स ऑफ डाउन डंजन की इन्फो दिखाती है। इन्फो देखते हुए वो सोचता है कि कैप्चर कंडीशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सुबह तक जिंदा रहना है, और वो बिल्कुल सही टाइम पर आया है। उसे इमेजिन होता है कि लोग पोर्टल में रश करते हैं और टीम्स जो सुबह के वक्त एंटर करती है वो सबसे ज्यादा टाइम तक टिकती है। वो भी समझ गया कि अंदर वक्त अलग तरीके से चलता है, इसीलिए जो लोग दोपहर में एंटर करते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते और तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं। उसने एक खूनी हाथ को मिट्टी में पड़ा हुआ देखा और समझा कि ये कितना निराशाजनक लगता होगा जब अंदर के सारे प्लेयर्स लेवल 1 या उससे नीचे होते हैं। हल्के से घूरे हुए उसने अपनी तैयारी के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो इसलिए रेडी है। चांद जंगल के ऊपर लटक रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए जुनहो एक किताब पढ़ रहा है, आधा अवेयर इस बात से कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें घुमाई और सोचा कि शायद ये स्पिरिट्स जमीन से उठ रही हैं। तभी मिट्टी में एक गड्ढा बन जाता है और एक मरी हुई हाथ उसके टांग को पकड़ लेती है। शांत रहते हुए उसने अपनी तलवार मटीरियलाइज की और मॉन्स्टर के सर पे एक छोटी मार लगाई, तलवार के शेल्थ के साथ, कहकर कि नीचे ही रहना, डेड क्रिएचर हिला नहीं। इधर उधर देखते हुए जुनहो ने और भी आत्माएं महसूस की। उसने अपना नाइट हंटर स्किल एक्टिवेट किया, जिससे उसकी आंखें चमकदार हरा रंग ले लेती है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि उसकी सेंसेस तेज हो गई हैं। स्पिरिट्स उसके इर्द गिर्द भीड़ बनाती है और वो समझता है कि बिगिनर्स के लिए ये मॉन्स्टर्स कितने मुश्किल होते हैं, खासकर क्योंकि ज़ोंबीज दर्द महसूस नहीं करते। एक ज़ोंबी उसके पीछे से उछलकर अटैक करता है, मुंह खोलकर, पर जुनहो उल्टे ग्रिप में तलवार पकड़ता है और एक स्विंग मार से उसके सर पर वार करता है। वो सोचता है कि ये मॉन्स्टर को मारना मुश्किल है क्योंकि ये डैमेज इग्नोर करके लगातार अटैक करते रहते हैं। वो मुड़कर देखता है और भी ज़ोंबीज को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखता है। एक झटके में वो उनके सर काट देता है। नोट करता है कि ये मॉन्स्टर्स बिगिनर्स को पैनिक करने में माहिर होते हैं, खासकर जब बिगिनर्स के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्किल्स नहीं होते। लाश के बीच खड़ा वो समझता है कि इस जगह को द ग्रेव ऑफ बिगिनर्स क्यों कहा जाता है। पीछे मिट्टी फिर से खुलने लगती है। वो खुद से कहता है, मैं अब कोई आम बिगिनर नहीं हूँ। एक और डेड क्रिएचर जमीन से उठता है और वो कैजुअली उसके सर पे लात मार देता है। महसूस करता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी उसकी नजर एक बड़े ग्रुप ऑफ डेड पे पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो थक करके एक ग्रेव के अगेंस्ट टिक जाता है। सोचता है कि क्या और मॉन्स्टर्स आएंगे। सांस लेते हुए वो एक आवाज सुनता है जो पूछ रही होती है, वहां कौन है। थोड़ा हैरान होकर वो इधर उधर देखता है। आवाज फिर से आती है, उसे पास आने के लिए कहती है। जुनहो उछलकर खड़ा होता है। एक फेंट रोती हुई आवाज सुनता है जो पास के एक आधे दबे हुए कॉफिन से आ रही होती है। वो ग्रेव के किनारे जाता है और पूछता है, क्या वाकई कोई वहां नीचे है। आवाज हाँ जवाब देती है, ये कंफर्म करते हुए कि वो नीचे इंतजार कर रहे हैं। जुनहो अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है और उस अजीब इंसान से पूछता है कि वो यहाँ कैसे फंसा। जैसे जैसे वो मिट्टी साफ करता है वो इंसान समझाता है कि उसने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और उनके पीछे चला, लेकिन बाकी सब मर गए, सिर्फ वो बचा। जुनहो शांत चेहरे के साथ कॉफिन को देखता है जब वो इंसान मदद की भीख मांगता है। जुनहो कॉफिन के ढक्कन को छूता है और पूछता है, क्या वो चांदनी रात में जोर से चीख सकता है। वो इंसान पूछता है, क्यों। जुनहो कहता है, मुझे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करनी है। तभी कॉफिन के क्रॉस के साइड से एक जोर की चीख निकलती है। जुनहो कहता है, फाइनली ढूंढ लिया। फिर वो कॉफिन के ढक्कन पर गोली पे गोली चलाता है जब तक क्रॉस टूट नहीं जाता। गोली के खोल जमीन पर गिरते हैं और जुनहो खड़ा हो जाता है। सोचता है कि ये गेट 100 लोगों को इतनी आसानी से कैसे मार सका। वो उस इंसान से पूछता है, क्या तुम ही हो जिसने ये ग्रेव ऑफ न्यूबीज सेटअप किया है।
तभी एक बड़ा मॉन्स्टर कॉफिन से बाहर निकलता है। जुनहो उसे झूठा कहता है और अपनी तलवार निकालता है। मॉन्स्टर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जुनहो छलांग लगाता है, अपनी तलवार घुमाता है और मॉन्स्टर को आधा काट देता है। कहता है, कोई चांस नहीं कि कोई अनकॉन्कर्ड गेट से बचा हो। वो प्लेयर्स को गेट के बाहर देखने की तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है और समझता है कि जब एक कैप्चर शुरू होता है, गेट तब तक नहीं खुलता जब तक अंदर के सारे प्लेयर्स खत्म ना हो जाए। वो इमेजिन करता है कि एक प्लेयर गेट की तरफ इशारा कर रहा है और सोचता है कि कई लोग जाने के लिए इंस्टिंक्टिवली खुद को तैयार कर लेते हैं, चाहे उन्हें पता हो कि अंदर काफी मुश्किलें हैं। अपने शल्त के अगेंस्ट घुटना टिकाते हुए वो सोचता है कि ये समझना आसान है, चाहे सारे ज़ोंबीज एक चैलेंज थे लेकिन वो अनबीटेबल नहीं थे। असली खतरा ट्रिकस्टर था। तभी एक सिस्टम विंडोज के स्टैट्स के सामने आती है, अनाउंस करती है कि उसने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिए हैं और कर्स ऑफ डाउन को ओवरकम कर लिया है। उसने 4 लेवल गेन किए हैं और उसके लॉस्ट स्टैट्स वापस आ गए हैं। चाहे उसका ओवरऑल स्टैट 100 तक ही गया हो, वो खुश है। फील्ड के बीच खड़ा वो विंडो को देखता है जो पॉपअप होती है। सिस्टम उसका रिवॉर्ड अनाउंस करता है, एक नई स्किल, कन्फेशन ऑफ द डेड। वो सोचता है कि उसे जितना उम्मीद था उससे ज्यादा लकी है। सिस्टम समझाता है कि ये स्किल उसे डेड लोगों की मेमोरीज एक्सेस करने का पावर देगी। वो एक स्कल को एनर्जी के साथ क्रैकल करते हुए इमेजिन करता है और रियलाइज करता है कि अब वो मरे हुए लोगों की यादें देख सकता है। ट्रिकस्टर को डिफीट करने के बाद वो सोचता है कि ये स्किल जीत का रिवॉर्ड है। स्पेसिफिक होने के बाद भी वो फैसला करता है कि ये एबिलिटी काफ़ी हेल्पफुल होगी। वो पावर को महसूस करता है, जानता है कि ये उसका अपना है, सीहो जुनहो का, स्पेक्टर का नहीं। जुनहो और उसके दोस्त ऑफिस में एक साथ बैठते हैं। डियोगो कहता है कि जुनहो के वापस आने के बाद दुनिया का एक दिन भी शांत नहीं रही। जुनहो एग्री करता है लेकिन इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि डियोगो के चेहरे की मुस्कान इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो थोड़ा खुश है। डियोगो हंसा और बोला, गिल्ड के प्राउड मेंबर्स को इतना अनईजी देखना काफी मजेदार है। जुनहो कहता है कि गिल्ड कभी भी इंफॉर्मेशन लीक करने का रिस्क नहीं लेगा, लेकिन सोचता है कि जर्नलिस्ट बार बार बात क्यों उठा रहे हैं। तभी डियोगो उससे पूछता है कि क्या उसका इरादा अपने आप को रिवील करने का है। जल्द ही प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है, अभी वक्त नहीं आया है। डियोगो कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि जुनहो ने गेट क्लियर किया है तो वो एक सेंसेशन बन जाएगा। जुनहो अपने दोस्तों की तरफ एक नोइंग लुक देता है और पूछता है, तुम्हें पता है लोग लग्जरी आइटम्स क्यों खरीदते हैं जबकि सब एक फैक्ट्रीज में ही बनती हैं? डियोगो क्यूरियोसिटी में अपना हाथ उठाकर गेस करता है, शायद इसीलिए क्योंकि वो महंगी होती हैं। जुनहो हाँ में सर हिलाता है और समझाता है कि ये उनकी एक्सक्लूसिविटी है, वो फीलिंग कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता जो उन्हें स्पेशल बनाता है। प्रेसिडेंट अपनी गोल्ड वॉच को देखते हुए पूछता है, तो क्या तुम हंटर वर्ल्ड के लग्जरी आइटम बनने का प्लान कर रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं बनना चाहता बल्कि एक लेजेंडरी लिमिटेड एडिशन बनना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो सब चाहते हैं पर किसी को पता नहीं कि कैसे मिलेगा। डियोगो नोट करता है कि जुनहो लोगों की क्यूरियोसिटी को जगाना चाहता है। अपने हाथ फोल्ड करते हुए डियोगो कहता है कि जुनहो का कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक ऐसे मोमेंट पर हमेशा सामने आ जाता है। फिर मजाक में पूछता है, तुम्हारा ब्लड टाइप क्या है? जुनहो सवाल इग्नोर करते हुए कहता है कि वो हमेशा लोगों को गेस करने नहीं दे सकता। वो जुनहो के गेट के सामने वाली स्टैंड्स को याद करता है और रियलाइज करता है कि जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे कि जुनहो एक और अनकॉन्कर्ड गेट के पीछे जा रहा है। वो इमेजिन करता है रिपोर्टर्स और कैमरास को अगले गेट पर जुनहो के आने का इंतजार करते हुए। जुनहो अपनी आंखें बंद करता है कंटेम्पलेशन में और हाथ उठाता है और कहता है, चाहे मैं खुद को रिवील ना करूं, दुनिया अपने आप बातें जोड़कर सच्चाई समझ जाएगी। डियोगो जुनहो की इस अचानक अपीयरेंस की फिक्र पर अम्यूज्ड लगता है और बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए पूछता है, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? जुनहो हाथ हिलाते हुए कहता है, अभी अभी खाया है। डियोगो जिद करता है और कहता है, अच्छी न्यूट्रिशन जरूरी है। कुछ देर बाद जुनहो पसीने से भीगा हुआ होता है, एक हाथ जमीन पर रखकर पुशअप्स करते हुए। वो 71 तक गिन रहा होता है, पैर हवा में, और एक एक पुशअप पिछले से मुश्किल लगता है पर वो हिम्मत नहीं छोड़ता। आखिरी नंबर जोर लगाकर करता है और एक एक्सप्लोसिव पुशअप के साथ एक्सरसाइज खत्म करता है। जमीन पर गिरकर वो एक रिलीव्ड एक्सेल लेता है,
सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अनाउंस करती है कि उसकी स्ट्रेंथ 1 पॉइंट बढ़ गई है। सीलिंग को देखते हुए और एक कंटेंट स्माइल के साथ वो अपने हाथ फैलाता है और सांस लेता है, जिंदा होने का एहसास करते हुए। पानी पीने के बाद वो अपनी वॉच चेक करता है। सिस्टम के कई विंडोज पॉपअप होती हैं। उसकी नज़र लेफ्ट्स गार्डन के शब्दों पर पड़ती है और वो सोचता है कि ये कोरिया का सबसे पुराना अनकॉन्कर्ड गेट है जो 9 सालों से अनटच्ड है। इमेजिन करते हुए वो याद करता है कि अगर कोई गेट ज़्यादा देर तक खुला रहे तो मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर तबाही मचा देते हैं। ऐसे गेट्स ओपन गेट्स कहलाते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट और एसोसिएशंस बड़े रिवॉर्ड्स देती हैं। वो प्लेयर्स को याद करता है जो सब कुछ दांव पर लगाकर लेफ्ट्स गार्डन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसकी सोच डार्क हो जाती है जब वो याद करता है कि लेफ्ट्स गार्डन में 124 अटेम्प्ट्स के बाद भी हर कोई फेल रहा। उसे वो प्लेयर्स याद आते हैं जो अपनी कोशिशों में एक्सट्रीम तक चले गए, जैसे तुषार विशी, एक हाईली स्किल्ड आर्कर इंडिया से, एक रिक्रूट जो इतना प्रॉमिसिंग था कि वो पूरे गिल्ड को टक्कर दे सकता था, लेकिन इस जगह उसका एंड हो गया। उसकी कहानी याद करके जुन्हो एक साय लेता है, सोचता है कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर ना करे तो उसकी भी यही हाल हो सकता है। वो अपने स्टैट्स को देखता है, सब कुछ 30 के ऊपर है सिवाय मैजिक के, जो अब उसके लिए काफी स्ट्रांग है। लेकिन तुषार की खूनी हार वार्निंग देती है कि गेट के अंदर एक छुपा हुआ ट्रैप हो सकता है। फ्लोर से उठकर जुन्हो डिसाइड करता है कि अब केयरफुल प्रिपरेशंस का वक्त है। स्ट्रेचिंग करते हुए वो अपनी पाम में माना समन करता है जो एक फैमिलियर वेपन की शेप लेता है। अपनी स्किल पर कॉन्फिडेंट होते हुए वो बैटल का इंतजार करता है। पोर्टल के थ्रू स्टेप करते ही वो खुद को एक एंडलेस पिंक फील्ड में पाता है। जुन्हो का सिस्टम विंडो खुलता है जो गेट की कंडीशन दिखाता है। उसे हर मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। वो सोचता है कि उन ग्रुप्स ऑफ 4 के बारे में जो इससे पहले गिर चुके हैं, शायद कोई छुपा हुआ खतरा हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो दूर एक मेज देखता है पर उसे अवॉइड करता है और नाइट फॉल का इंतजार करने के लिए एक जगह चिल करने का फैसला करता है जब क्रिएचर्स बाहर आते हैं। जैसे ही गार्डन में रात होती है, पौधे जोरदार हरकत करते हैं और मैसिव ट्री मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, अपने हैवी लिम्स जमीन पर फोर्सफुली गिराते हुए। जुन्हो उन्हें गौर से देखता है, अपने हाथ क्रॉस करते हुए और बोलता है, क्या वार्म वेलकम है। एक मॉन्स्टर उस पर लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है पर जुन्हो खुद को ऊपर उछालता है, अपने स्पेयर टिप को जमीन में घुसाकर प्रोपेल करते हुए। अटैक को नैरोली अवॉइड करते हुए वो हवा में माना इकट्ठा करता है और आइस स्पेयर समन करता है। वो आइस स्पेयर को जोरदार फोर्स के साथ फेंकता है जो मॉन्स्टर को छेद करते हुए जमीन में घुस जाता है। जमीन पर लैंड करते ही वो अपने वेपन को निकालता है। जैसे ही और मॉन्स्टर्स इमर्ज होते हैं, जुन्हो अपने स्पेयर को ट्रोल करता है। अपने नए मिली स्ट्रेंथ पर हैरानी होता है, लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि एक और मॉन्स्टर अटैक करता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो अपनी आंखें ठीक करता है, साइड स्टेप लेता है और ऑफेंसिव हो जाता है, एनिमीज के बीच क्विक और पावरफुल स्ट्राइक से मूव करते हुए। हर स्लैश और डैश मॉन्स्टर्स को डिसमेंटल करता है। जब आखिरी मॉन्स्टर गिरता है तब वो देखता है कि एक नए मॉन्स्टर का क्राउड दूर से दिख रहा है। जुन्हो का चेहरा पेल पड़ जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर्स का नंबर डबल हो गया है। वो सोचता है कि क्या इन्हें हराने से और मॉन्स्टर्स आते हैं, जैसे मल्टीप्लाइंग पेन समन्स। मॉन्स्टर के स्वॉर्न को देखते हुए वो हॉरर मूवी का एक कैरेक्टर की तरह भागना शुरू करता है। एक मॉन्स्टर उसके ऊपर जंप करता है, उसे फोर्सफुली पिवट और अपनी ब्लेड से ब्लॉक करना पड़ता है। वो माना समन करके आइस शील्ड बनाता है जो अटैक्स को इंटरसेप्ट करता है। मॉन्स्टर्स के वुडन टेंड्रिल्स शील्ड को क्रैक करते हैं पर जुन्हो आगे बढ़ता है, आंखें तीखी करते हुए मॉन्स्टर्स के बीच काटना और तोड़ना शुरू करता है। थोड़ा थकने लगते हुए वो टास्क की मुश्किल को कंप्लेन करता है। एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर से कदम रखते हुए सोचता है कि पहले अटेम्प्ट्स क्यों फेल हुए जब एक ग्रुप ऑफ 4 इसे हैंडल कर सकता था। उसे तुषार और दूसरे स्किल्ड प्लेयर्स याद आते हैं जो कभी इस गेट को कैप्चर करने आए थे। अगर वो सॉम के सामने एक साथ होते तो अनस्टॉपेबल होते। जैसे ही जुन्हो का स्पेयर आखिरी मॉन्स्टर को छेद करता है, एक सिस्टम फ्लैश होता है, लूस गार्डन कैप्चर्ड। डॉन के वक्त
वो एक रिलीव्ड स्माइल के साथ मेज के एंट्रेंस के सामने खड़ा होता है। लेबरनीथ के अंदर से चिलिंग मिस्ट निकल रही होती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे खून से लथपथ वॉल्स और स्केलेटन्स दिखती हैं, उन लोगों के हॉन्टिंग रिमाइंडर्स जो यहाँ मार दिए गए। जमीन पर बिखरे फ्रेश कॉर्प्सेस बताते हैं कि प्लेयर्स भागने की कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पाए। रुकते हुए जुनहो एक स्केलेटन को देखता है जो एक बो पकड़े है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट के बो की तरह, पर ये टेम्पेस्ट बो होता है जो स्वर्लिंग विंड के पावर के साथ पहचाना जाता है। जुनहो रियलाइज करता है कि ये तुषार का था, वो टैलेंटेड इंडियन प्रोडिजी। रिस्पेक्ट के एक मोमेंट में वो अपना सर झुकाकर माफी मांगता है और बो को हाथ में उठाता है। बो लगभग जिंदा लगता है। उसकी एनर्जी एक बटरफ्लाई की अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट के जैसी होती है जो उसका नाम बनाता है। स्केलेटन के नीचे जुनहो एक डस्टी जर्नल देखता है जो अप्रैल 7, 2044 के एंट्री पर खुलता है। वो तुषार के कमीशन के बारे में पढ़ता है जो लूज गार्डन को कैप्चर करने के लिए था। तुषार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते वक्त एक्साइटेड और मोटिवेटेड था, चाहे उसे गेट की मुश्किल के वार्निंग्स मिले हों। उसके मेंटोर के आखिरी शब्द थे कि वो फिर से सोच ले, पर तुषार जो हमेशा एक्सट्रीम डिफिकल्टी के गेम्स में इंटरेस्ट रखता है फिर भी ये करना चाहता था। गेट को इतने सालों से सबसे पावरफुल प्लेयर्स भी कैप्चर नहीं कर पाए थे, पर उसने बस चुपचाप सुना और कुछ नहीं बोला। उसका मेंटोर थोड़ा वरीड होकर ऐड करता है कि शायद वो वापस ना आ सके। तुषार अपने सीने पर हाथ रखता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि कोरियंस ने जब उससे मदद मांगी थी तो वो मना नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके भगवान विष्णु के टीचिंग्स के अगेंस्ट है। नीचे देखता है तो वो अपने आप को लेवल 10 पर देखता है और सोचता है कि ये उसके पास लूज गार्डन में जाने का एक ही मौका हो सकता है, इसीलिए उसे ये करना ही होगा। बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड जिया से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसके साथ चलना चाहती है। जिया पलटकर कहती है कि अगर वो जा रहा है तो वो ज़रूर उसके साथ जाएगी। वो उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे तुषार पर पूरा भरोसा है और वो हर जगह उसके साथ जाएगी। फिर वो मजाक में कहती है कि अगर तुषार ने मना कर दिया होता तो भी वो कोई और रास्ता निकाल लेती। जिया खुश है कि तुषार ने उसके साथ चलने के लिए पूछा। वो मजाक करते हुए अपने मुंह को ढक लेती है और कहती है कि उसे तुषार की सुरक्षा करनी है। तुषार थोड़ा सरप्राइज्ड होता है पर मुस्कुराता है और थैंकफुल फील करता है। जिया उसकी तरफ प्यार से देखती है और तुषार कहता है कि उसे जिया पर सबसे ज्यादा भरोसा है। जिया नीचे देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि उसे पता है क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों अपने माथे चूमते हैं और भी रोमांटिक बातें करते हैं। फिर तुषार कहता है कि वो गेट को कैप्चर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं और एक छोटी लड़की दौड़ती हुई अपने पापा को पुकारती है। एक डार्क हेयर्ड आदमी अपने हाथ फैलाता है और उसे उठाता है। लड़की पूछती है कि इस बार वो कहाँ जा रहे हैं। आदमी मुस्कुराकर कहता है कि उसे काम पर जाना है पर वो जल्दी वापस आएगा। वो लड़की को कहता है कि अपनी दादी की बात सुनना जब तक वो नहीं आता। लड़की थोड़ा उदास होती है पर एक्सेप्ट कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि जब वो वापस आएगा तो वो दोनों एनिमल्स देखने जाएंगे। वो उसकी गाल छूता है और याद दिलाता है कि वो अच्छे से खाना खाए और दादी की बात सुने। तुषार दूर से ये सब देखता है। वो आदमी तुषार की तरफ मुड़कर कहता है कि वो रेडी है। तुषार सिचुएशन के लिए माफी मांगता है पर वो आदमी सिर्फ मुस्कुराकर उसे रियश्योर करता है। लड़के के कमरे में बाद में वो आदमी उससे कहता है कि ये उसका पहला बड़ा ट्रिप है पर सब ठीक होगा क्योंकि दादी उसके साथ है। वो समझाता है कि उसने अपने दोस्त तुषार से प्रॉमिस किया है, इसीलिए वो मना नहीं कर सकता। तुषार थोड़ा सरप्राइज्ड होता है पर ग्रेटफुल लगता है। ग्लासेस वाला आदमी बोलता है कि वो एक राइजिंग स्टार के साथ टीम में है, इसीलिए वो अपने कट की उम्मीद कर रहा है। तुषार हंसकर कहता है कि डील पक्की है और वो भी एक्साइटेड लगता है। न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों एडवेंचरर्स अपने सूटकेस के साथ चल रहे होते हैं। तुषार उनके तीसरे टीममेट राम को देखकर उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि काफी दिन बाद मिल रहे हैं। वो राम को शुक्रिया अदा करता है कि वो आया। राम जवाब देता है कि जिया ने इंसिस्ट किया था। तुषार अपना जर्नल खोलता है और अप्रैल 23, 2044 की एंट्री पढ़ता है। वो अपनी बो स्ट्रिंग खींचते हुए सोचता है कि गेट उनका इंतजार कर रहा है और कल वो एक और एरो सीधा अपने टारगेट पर मारेंगे। सब कुछ आज ठीक चल रहा है और तुषार सोचता है कि ये एक अच्छा शगुन है। अगले दिन वो और उनकी टीम लू गार्डन के अंदर प्रवेश करते हैं।
सब ऑ में इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि लू गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। उनमें से एक बोलता है कि उसने आज तक ऐसे गेट नहीं देखा, कुछ तो इसमें मैजिकल लगता है। पर वो जल्दी अपने आप को याद दिलाते हैं कि ये एक डंजन है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। पहले वो एरिया को स्काउट करने का फैसला करते हैं बिना कुछ और करे। उस रात की एंट्री में लिखा है कि लूज गार्डन में अंधेरा छा गया है और मॉन्स्टर आने लगे हैं। टीम अनईजी फील करने लगती है, सोच रही है कि शायद उन्होंने डंजन को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जैसे ही वो लड़ना शुरू करते हैं, ग्लासेस वाला आदमी चिल्लाता है कि अब तक 32 मॉन्स्टर्स मर चुके हैं। ग्रुप अपनी पूरी जान लगाकर मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स गिरते जा रहे हैं। तभी एक मैसिव ट्री क्रिएचर सामने आता है, अपनी डेडली ब्रांचेस उनकी तरफ मारते हुए। वो ब्रांच ग्लासेस वाले आदमी को लग जाती है और उसका काफ़ी खून बह जाता है। तुषार शॉक्ड होकर सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है। राम अपने इंजर्ड साथी को उठाकर भागता है और लड़की उनके पीछे होती है। जिया चिल्लाकर तुषार को जल्दी करने को कहती है, पर तुषार प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि हर मॉन्स्टर को मारने के बाद उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे गेम की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रही हो। ये डंजन एकदम केओस लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में ग्लासेस वाला बंदा जो बस जिंदा बच रहा होता है, तुषार की तरफ मुड़कर उससे कहता है कि उसकी बेटी का ख्याल रखे। पूरा ग्रुप साइलेंट हो जाता है। वो उसका लूज गार्डन में ही अंतिम संस्कार करते हैं। सब उसकी कब्र के पास खड़े होते हैं। तुषार अपने होठ बाइट करता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका एक साथी चला गया और लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसी रात तुषार लिबरनिथ के एंट्रेंस पर अकेला बैठा होता है, सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए। वो अपने हाथ जोड़कर शिवा से आशीर्वाद और हिम्मत मांगता है ताकि वो कल अपने डायरी में फिर से लिख सके। थोड़ा टायर्ड होकर वो डायरी में कुछ लिखता है, पर उसके हाथ काफी कांप रहे होते हैं। वो लिखता है कि उन्होंने चौथी वेव को किस तरह रोक लिया, पर 5वीं वेव आने वाली है। इस बार 120 मॉन्स्टर थे जिन्हें टीम ने 40 तक ला दिया है। वो लिखता है कि वो बाकी मॉन्स्टर्स को अकेला संभाल लेगा और शायद कल तक गार्डन से निकल सकते हैं। वो जिया की तरफ देखता है जो सोई हुई है और काफ़ी वीक लग रही है। एंट्री ये होप के साथ ख़त्म करता है कि शायद छठी वेव ना आए, पर रात के गहरे अंधेरे में सब कुछ बदल जाता है। तुषार जिया के लाइफलेस बॉडी को अपने हाथों में उठाता है, डिसबिलीफ में उसके नीचे देखते हुए, जबकि उसकी आंखों में आंसू गिर रहे होते हैं। वो उसका हाथ जोर से पकड़ता है, अपना प्रॉमिस याद करता है कि गेट कैप्चर करेगा, पर सोचता है कि अगर वो उसके बिना कैप्चर करेगा तो इसका मतलब क्या ही बनता है। राम ये सब देखता है, अपने दिमाग में तुषार का नाम पुकारता है और अपना पॉइजन कोट ब्लेड उठाता है। वो तुषार को मारने का इरादा करके आगे बढ़ता है, वेपन को स्विंग करते हुए। तुषार उसके अटैक को अपने ऑर्ब के रिफ्लेक्शन में देखता है और जल्दी से डॉज करता है, पर फिर भी उसका शोल्डर एक पेनफुल और ब्लीडिंग ब्लो ले लेता है। वो धीरे से अपने पैरों पर खड़ा होता है, राम की तरफ घूमा जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और उसकी आंखें एक अजीब लाल रोशनी से चमक रही है। राम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने इंडिया के राइजिंग स्टार तुषार से कुछ कम की उम्मीद नहीं की थी। तुषार अपने घाव को पकड़ता है, दर्द से कहराते हुए, और समझता है कि उसका पुराना साथी राम अब एक फींड बन चुका है। वो चीख कर राम पर विश्वासघात का इल्ज़ाम लगाता है और पूछता है कि वो फींड कैसे बन गया, जबकि जिया खुद उसे अपने साथ लाई थी। राम बस हंस पड़ता है और कहता है कि उसने कभी इतनी भोली बात नहीं सुनी और जिया को एक मूर्ख कहता है, बिल्कुल तुषार की तरह। राम कैजुअली अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि उसने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स होंगे। शायद उसे अपने सो कॉल्ड दोस्तों की थोड़ी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो सब तो इतनी जल्दी मर गए और उसे खतरा में छोड़ दिया। तुषार बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन राम बस उसका मजाक उड़ाता है। बोलता है कि गेट कैप्चर करके अब उसे अपने मरे हुए दोस्तों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी तुषार का ध्यान कुछ और की तरफ जाता है। राम के नीचे एक स्वॉर्म ऑफ मॉन्स्टर्स इमर्ज होते हैं। तुषार अपने गुस्से के बावजूद भागता है और राम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो डर के भाग रहा है, पर राम कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुषार का अंत तो तय है, क्योंकि उसके ब्लेड का जहर अपना काम कर रहा है। तुषार अपने ब्लीडिंग शोल्डर के साथ दौड़ता है और राम अपने पीछे मुड़ता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर्स उसे फाड़ कर खा रहे हैं जैसे लंच हो।
दूर से तुषार देखता है और सोचता है कि ये छठी वेव की शुरुआत है। जैसे ही वो लिवरनिथ में भागता है, उसका हाथ नम होने लगता है और जहर उसके वुंड के पास पर्पल मार्क्स के रूप में फैल रहा होता है। एक डेड एंड पर वो गिर जाता है। पेनफुली अपनी डायरी खोलता है और लिखता है कि अब उसका हाथ महसूस नहीं हो रहा। वो लिखता है कि राम के ब्लेड में जहर था और चाहे जहर उसे मारे या मॉन्स्टर्स, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। हर दर्द भरी स्ट्रोक के साथ वो एक अंतिम संदेश लिखता है कि अगर कोई ये डायरी पाए तो उनकी फैमिलीज को उसके अफसोस का संदेश दे। वो कमजोर होकर माफी के लिए प्रार्थना करता है और राम को श्राप देता है। साथ ही अपने भगवान शिवा से प्रार्थना करता है कि वो फीन्स का न्याय करे और उसका बदला ले। कुछ समय बाद जुनहो को वो डायरी एक स्केलेटन के पास मिलती है। वो उसके पेजेस पलटकर तुषार की कहानी के बोझ को महसूस करता है और समझता है कि डंजन की लॉजिक कितनी ब्रूटल है। जब वो डायरी बंद करता है, उसकी नजर तुषार के छोड़े गए धनुष पर जाती है। जुनहो उस धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा करता है कि वो तुषार के मिशन को पूरा करेगा, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि उसके बदले और वादे के लिए। जुनहो वहां से निकलता है और अपना सामान प्राप्त करता है, तुषार को इंडिया का असली अमर हीरो बोलते हुए। अगले दिन डिएगो पूरा एक्साइटेड होकर अंदर आता है और एक खबर टेबल पर स्लैम करता है। वो और ज्यादा अखबार और मैगजीन दिखाता है, कहता है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि गेट कैप्चर हो गया है और उन्हें कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला। प्रोटैगनिस्ट शाय करते हुए कहता है कि उसने पहले ही सबको वार्न कर दिया था कि ये होगा, पर डिएगो रुकता नहीं। जुनहो याद करता है कि उसने डायरी एक इंडियन ऑफिसर को दी थी और कहता है कि अच्छा है उन्हें वो वापस मिल गए। डिएगो कहता है कि जो प्लेयर्स मर गए थे उनके फैमिलीज को बता दिया गया है, पर डिएगो रुकता नहीं। वो कहता है कि जो इंटरनेशनल डिफेंस वेपन इंडिया ने खो दिया था वो तुषार की इन्वेंट्री से गायब है। जुनहो अपने इन्वेंट्री से धनुष निकालता है। डिएगो गुस्से से चिल्लाता है, पूछता है कि वो धनुष प्लेन साइट में क्यों नहीं दिखाया। डिएगो कहता है कि धनुष टेक्निकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और अगर जुनहो उसे रख रहा है तो उसे छुपाना चाहिए। जुनहो कैजुअली कहता है कि वो बस उसे बोरो कर रहा है और वापस दे देगा। डिएगो कहता है कि फीन तो पहले ही मर चुका है, पर प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि शायद कोई और भी है जो इस धनुष को चाहता है। कहीं एक क्लिफ पर एक शैडो खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। एक आदमी जिसके हाथ पर स्कल का टैटू होता है कुछ चीज से नाराज लग रहा है, शायद कोई बुरी फीलिंग हो रही हो। लड़का कहता है कि फीन जरूर इस बो के लिए भागता हुआ आएगा। डिएगो शाय करता है, अब थोड़ा शांत होके, लेकिन एक वांटेड पोस्टर पे बने फींड कैल सिगार का जिक्र करता है। वो लड़के को चेतावनी देता है कि लूज गार्डन में घुसना एक सोलो का काम नहीं है, कम से कम लेवल 10 होना जरूरी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगली बार जब वो किसी अनकॉन्कर्ड गेट में घुसेगा फींड जरूर उसके पीछे पड़ेगा, और वो ऐड करता है कि ये बंदा शायद तुषार से भी ज्यादा स्ट्रांग है। डिएगो अपने हाथ उठाकर फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और कहता है कि जुनहो सच में बड़े मुसीबत में है और उसे इंटर गवर्नमेंट को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जुनहो बस कैजुअली बोलता है कि सब उसके कंट्रोल में है। फिर वो डिएगो से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि फींड उसे हरा सकता है। डिएगो अब चुप हो जाता है, थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि अगर वो जिन्हो की जगह होता तो शायद वो भी इतना कॉन्फिडेंट होता। लेकिन फिर वो अपने हाथ प्रोटैगनिस्ट के कंधे पर रखता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि फिर भी वो चिंता कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट खुद को इनकॉम्परेबल कहता है और डिएगो को कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेसी स्टफ 25 साल पहले हुआ था वो अब नहीं होगा। डिएगो शाय करते हुए फाइनली छोड़ देता है और कहता है कि लड़का अभी भी वही है जो पहले था। जुनहो स्माइल करते हुए कहता है कि ये बस उसका स्टाइल है। तभी डिएगो की वॉच बीप करती है। वो एक कॉल लेता है और कहता है कि जो न्यूज़ मिली है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं है। अपने सर को मसलते हुए वो कहता है कि उसे आगे पास कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट बस घूरता है और पूछता है कि क्या बात है। डिएगो शाय करते हुए कहता है कि रिपोर्टर्स आ गए हैं, मक्खी की तरह घूम रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा ज़्यादा खुश लगता है ये सुनकर और डिएगो ऐड करता है कि सबको पता चल गया है कि वो वही प्लेयर है जिसने गेट क्लियर किया था, अब सब उसके इंटरव्यूज चाहते हैं। जुनहो बस हाथ हिलाकर बोलता है कि मना मत करना। वो कहता है कि वैसे भी उसे फीन से लड़ना ही है तो शायद उसे अपना स्पॉटलाइट खुद सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और वो सजेस्ट करता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। कुछ ही देर में एक मैसिव हॉल लोगों से भर जाती है। हमारे दोस्त डिएगो एक आर्टिकल लिखने में लगे होते हैं, कुछ ड्रामेटिक जैसे प्लेयर्स कर्स और लूज गार्डन।
नए स्टार को हाइप करते हुए। उसके दिमाग में वो प्रोटैगनिस्ट को एक शाइनिंग ज्वेल के रूप में सोच रहा होता है। तभी सबकी नज़र ऊपर जाती है और खुद जुनहो स्टेज पर आता है, स्लीपर पहने हुए और अपने सर को खुजलाते हुए। रिपोर्टर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सोचते हैं ये सच में वो पावरफुल ओपी रोकी है जिसने अनकॉन्कर्ड गेट्स को टक्कर दी। हो सकता है जुनहो बस गलती से कॉन्फ्रेंस में घुस गया हो, लेकिन वो बस एक जमाई लेता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उनके पास मैक्सिमम 30 मिनट्स है। डिएगो सरप्राइज्ड है और रिपोर्टर्स अपने हाथ ऊपर करके क्वेश्चंस चिल्लाने लगते हैं गेट के बारे में, उनकी पहली बड़ी मिशन और उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जुनहो कैजुअली पूछता है कि क्या उन्हें गेट ऑफ द कर्स ऑफ डाउन के बारे में जानना है। एक जर्नलिस्ट ध्यान से देखता है, रियलाइज करता है कि ये बंदा स्पॉटलाइट संभालना जानता है, लेकिन जुनहो अपनी घड़ी देख रहा होता है और बोलता है कि अब सिर्फ एक क्वेश्चन का टाइम बचा है। जर्नलिस्ट पूछता है कि क्या उन्होंने अपना अगला गेट सेलेक्ट कर लिया है। जुनहो जवाब देता है कि अभी तक नहीं, लेकिन एक गेट है जो उनका टारगेट है, पर वो उनकी लेवल रेंज से बाहर है। जब जर्नलिस्ट पूछता है कि कौन सा गेट है, जुनहो बोलता है कि वो ईस्टर्न सी गेट घुसने के लिए तड़प रहा है। ये सुनकर सब रिपोर्टर शॉक्ड हो जाते हैं, पेन्स गिर जाते हैं, कैमरास फ्लैश होने लगते हैं और कॉन्फ्रेंस एकदम वाइल्ड हो जाती है। ईस्टर्न सी गेट, जो एक बिग बैड सुपर स्केरी गेट माना जाता है, सुनते ही सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट एकदम काम रहता है, माइक को देखता है, शायद अपने दिमाग में पोर्टल के ग्लो का सोच रहा है। जर्नलिस्ट ड्रामा बढ़ाते हैं, ये स्पेकुलेट करते हैं कि अगर वो गेट कॉन्कर कर लेता है तो वो अनबीटेबल लेजेंड बन जाएगा। कोई पूछता है कि अंदर रूमर टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के बारे में वो क्या सोचता है। दूसरा बोलता है कि एसोसिएशन इस गेट को सबसे डरावना गेट रैंक करना चाह रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अनफेज्ड रहता है। शायद मॉन्स्टर्स के बीच एक ह्यूज रेड मून के नीचे की तस्वीर अपने दिमाग में बना रहा है। वो रिपोर्टर्स के चेहरे पर फियर देखना चाहता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बस कॉन्फिडेंट और काम रहता है। हेडलाइन तुरंत वेब पर वायरल हो जाती है, ये बंदा अपने आप को विनर अनाउंस कर रहा है। कहीं और कुछ हायर अप्स इस बस को देख रहे होते हैं। एक ग्लासेस वाला आदमी हंसकर कहता है कि काफी टाइम बाद ग्राउंड लेवल का न्यूज इतना एंटरटेनिंग है। उसका कलीग जो अपने कॉफी में शुगर क्यूब्स डाल रहा होता है बोलता है अगर वो फिर से एक मिशन क्लियर कर लेता है तो हेड हॉन्चो उसके पीछे जरूर पड़ेगा, शायद गिल्ड ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट करे। वहीं प्रोटैगनिस्ट घर पे मैगजीन पढ़ते हुए चिल कर रहा होता है, जबकि डिएगो पेटिशंस का ढेर देखता है। वो क्लियरली बोर लग रहा होता है, इम्प्रेस्ड नहीं। प्रोटैगनिस्ट सोफा पर लीन करता है और डिएगो को देखता है, रियलाइजिंग कि ये सब पेटिशंस उसके सुपरस्टार बनने के रिजल्ट हैं। डिएगो स्माइल करते हुए उसे न्यू बिग शॉट बोलता है और पेटिशंस के पेपर्स दिखाता है जिसमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स, लो डिफिकल्टी और गुड मनी के वादे होते हैं। लेकिन वो समझता है कि इन तीनों पर्क्स के साथ एक असाइनमेंट मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो गुड मनी वाला पार्ट छोड़ सकता है, लेकिन डिएगो मना करता है, कहता है कि पहला जॉब टॉप नॉच होना चाहिए। फिर वो एक फाइल देता है जो एक डैड की रिक्वेस्ट होती है जिनकी बेटी टर्मिनली इल है। मिशन है एक मेडिसिन, कोर ऑफ द सिंडर फॉक्स, उसे ढूंढना। डिएगो एक ग्लोइंग ग्रीन फॉक्स की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्योर इसके कोर में छुपा है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि उसने इस बीस्ट का नाम काफी टाइम से नहीं सुना। डिएगो उसे उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब प्रोटैगनिस्ट ने इस बीस्ट का सामना एक रूकी के तौर पर किया था। प्रोटैगनिस्ट बस एक डेड पैन लुक देता है, जैसे कह रहा हो हाँ और मुझे लगभग मार दिया था। डिएगो शाइनी वॉच टैप करता है और कहता है कि गेट नियर बाय है और उसने इसका लेटेस्ट डेटा ऑलरेडी निकाल लिया है। तभी एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर पॉपअप होता है और दोनों का ध्यान उस पर चला जाता है। डिएगो पॉइंट करता है कि गेट सिर्फ 3 महीने पुराना है, टेक्निकली अनकॉन्कर्ड नहीं है, लेकिन अब तक इसने 7 टीम्स को खा लिया है। हीरो स्क्रीन देखते हुए पुराने स्पेक्टर दिन याद करता है जब चीज़ें और ज़्यादा ब्रूटल थी, लेकिन डिएगो से रियोश्योर करता है कि अब प्लेयर्स स्ट्रांग हो चुके हैं तो इतना मुश्किल नहीं होगा जितना वो सोच रहा है। प्रोटैगनिस्ट एक हल्की सी स्माइल के साथ क्लियरली अनकन्विंस्ड लगता है। उसकी कमबैक के बाद अब तक एक भी प्लेयर नहीं मिला जो उसके साथ टीम के लायक हो। एक पॉज के बाद वो पेटिशन वापस टेबल पर रख देता है, ये डिसाइड करते हुए कि शायद इस असाइनमेंट को लेना बेटर होगा। देखना चाहता था कि नए जनरेशन के प्लेयर्स कुछ इम्प्रेसिव दिखाते हैं या नहीं।
डिएगो रिलैक्स फील करता है, जैसे उसके कंधों से एक बोझ उतर गया हो, और कैजुअली कहता है कि रिक्वेस्ट एक्चुअली एक दोस्त की तरफ से आई है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है किस तरफ से? तभी स्क्रीन पर कंपनी का लोगो रेड हेलोग्राफी में दिखाई देता है। डिएगो समझाता है कि ये मैंगो कंपनी का काम है, जो उसके दोस्त की कंपनी है, और दिखाता है कि उसका वहाँ कुछ हिस्ट्री है। प्रोटैगनिस्ट का दिमाग तेज चलता है और वो सोचता है कि शायद चॉय मैन ह्यूग का बेटा इस सब में इन्वॉल्व है। डिएगो क्लैरिफाई करता है कि वो एक्चुअली चॉय का सेकंड सन चॉय पिलो की बात कर रहा है। तभी एक नॉक होता है और सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। एक ब्राउन हेयर्ड लड़की शार्प हील्स और वाइट शर्ट पहने हुए अंदर आती है। ये चासी यून है जो प्रेसिडेंट से मिलने आई है। डिएगो उसका इंट्रोडक्शन करवाता है, बताता है कि वो जुनहो के नए सेक्रेटरी और असिस्टेंट है, और कैजुअली सजेस्ट करता है कि जुनहो अब उस पर इतना डिपेंड करना बंद करे ताकि रूमर्स ना फैले। जुनहो इस बात को एग्री करता है, सोचता है कि शायद ये बेस्ट होगा। चासी यून अपना इंट्रोडक्शन पोलाइट बो में देती है और दोनों हैंड शेक करते हैं। वो थोड़ी फॉर्मल लगती है, जो जुनहो के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। डिएगो उससे कहता है कि अब सारी बातें शियोन के साथ डिस्कस करे और उसकी स्किल्स के लिए वाउच करे। शियोन रिस्पेक्ट के साथ थैंक्स बोलती है और अपने आप को प्रूव करने के लिए रेडी होती है। अगले सीन में जुनहो अपने आप को कार में शियोन के साथ पाता है, जो कार चला रही होती है। वो पूछती है कि क्या जुनहो मायो कंपनी के बारे में फैमिलियर है। जुनहो रिप्लाई करता है कि ये यहाँ का एक बड़ा नाम है जो टैक्सेस हैंडल करता है और रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स को सिक्योर रखता है। जैसे ही वो एक डार्क टनल में एंटर करते हैं, शियोन का टोन सीरियस हो जाता है। वो एक फैमिली ट्रेजेडी के बारे में बताती है, चॉय पिलियो की बेटी से जुड़ी हुई है, जिसे 9 इन सवियरेंस सिंड्रोम है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसका इलाज कुछ हाई इन एनर्जी वाले चीजों से हो सकता है, जैसे एलूसिव सिंडर फॉक्स का कोर।